बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है और जिनके साथ आप मुझे देख रहे हैं, ये उनका भी अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इमरान रियाज खान मेरे साथ मौजूद हैं। ये मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है, इनका भी प्लेटफॉर्म है, हम सबका प्लेटफॉर्म है। तो इमरान रियाज खान से ही हम बात करने जा रहे हैं। वो जो मैं इब्तिदा में हमेशा कहता हूँ, वही मैं अपनी इस इब्तिदा में भी कहूँगा कि वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है और इंशाअल्लाह वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। आमीन। आमीन। इमरान, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? तारिक भाई, बहुत खूबसूरत आपने आगाज़ किया है और मुझे इसको फीडबैक देना है आपको। माशाल्लाह, इससे बेहतर आगाज़ हो नहीं सकता। यानी बहुत कम मैंने ऐसा सुना कि इतने बेहतरीन अल्फाज के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमद बयान करने के बाद, उसकी तारीफ़ बयान करने के बाद, उससे मदद मांगने के बाद एक दुआ के साथ आप अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमाए। मैं ठीक हूँ तारिक भाई, अल्लाह का शुक्र है। आई एम ऑलमोस्ट डन विद माई हेल्थ इश्यूज़ और छोटे मोटे इश्यूज़ हैं अभी तारिक भाई, छोटे मोटे हैं। अल्लाह करेगा वो भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन काफ़ी हद तक मैं अब यानी इस काबिल हूँ कि मैं आपके साथ बात करूँ ईजीली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला ये जो छोटे मोटे इश्यूज हैं ये भी जल्द दूर कर देगा। आमीन। मुझे ये बताइए, आज सुबह तो बड़ी एक तशवीश की सी फिजा हो गई। हमारे एक दोस्त ने, उन्होंने ट्वीट किया, इमरान रियाज खान को उम्रे की अदायगी से रोक दिया गया। उससे मुझे ऐसा लगा कि आप पहुंच गए एयरपोर्ट और वहां पर रोका गया। लेकिन फिर खैर बाद में क्लियर हुआ। तो ये क्या माजरा है? क्या पता चला कि कहाँ, किस लिस्ट में, किस बुनियाद पे नाम है? वो हुआ ये था कि तारिक भाई, मेरे अम्मी अब्बू ने उम्रे पे जाना था और मेरे घर के कुछ और लोगों ने भी, मेरी बेटी भी साथ जा रही थी। जब मैं गिरफ्तार हुआ 9 मई के बाद, तो वो नहीं जा पाए फिर उसके बाद। और मेरे घर में जो सिचुएशन रही वो आपके सामने है, 4.5-5 माह तो वो फिर नहीं जा पाए। जब मैं वापस आया तो मैंने उन्हें कहा कि आप लोग जाएं। उन्होंने कहा इकट्ठे चलेंगे। तो फिर बच्चों के पेपर, फिर मुख्तलिफ चीज़ें, फिर मैं खुद भी ठीक नहीं था। तो अब मुझे लगा कि मैं भी ठीक हूँ, बेहतर हूँ। मैंने नियत भी कर ली कि चले मैं अल्लाह ताला के घर हाज़िरी दे के फिर अपना काम शुरू करूँगा इंशाअल्लाह। तो उन्होंने भी कहा इकट्ठे चलेंगे, अम्मी अब्बू ने भी कहा। मैंने कहा ठीक है। तो अब मेरी बेगम, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली के बाकी लोग, मेरे अम्मी अब्बू और मैं भी, हम सारों ने उम्रे पे जाने का प्लान किया और हमने वीज़ाज़ लिए, हमने टिकट्स लिए। तो मैंने, क्योंकि मुझे आइडिया तो है चीज़ों का, और मैंने अपने घर वालों से ये कहा, मैंने कहा देखो, एक बात को आप लोग अपने दिमाग में रखना कि मेरे जाने के इम्कानात कम है और पाकिस्तान में रुकने के इम्कानात ज़्यादा हैं। तो एयरपोर्ट पे किसी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहिए। ये ना हो कि मैं आप लोगों के साथ एयरपोर्ट पे जाऊं और आप लोग वहाँ ज़्यादा परेशान हो जाएं या कोई झगड़े जैसी सिचुएशन बन जाए। अगर मुझे रोकेगी रियासत तो मैं रुक जाऊंगा। मैंने आज तक कभी कानून को चैलेंज नहीं किया, कभी कानून को चैलेंज नहीं किया। तो अगर वो रोकेंगे तो मैं रुक जाऊंगा और फिर मैं कानूनी रास्ता लूंगा। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि इसको ज़हनी तौर पे आप तैयार रहिएगा। तो फिर मेरी बेगम ने, मेरे कुछ दोस्त हैं लॉयर, बहुत सारे हैं, उनमें अदर सदीक साहब हैं, कुछ और दोस्त हैं, उनसे रब्ता किया और उनसे उसने कहा कि आप प्लीज़ चेक तो करें। तो उन्होंने ऑफिशियली जब लिखा वजारत दाखिला को, तो वहाँ से जवाब आया कि जी मेरा किसी एक लिस्ट के अंदर नाम मौजूद है इमरान रियाज का। तो उन्होंने कहा जी आपका नाम एक लिस्ट के अंदर मौजूद है और आप ट्रेवल नहीं कर सकते पाकिस्तान से बाहर। तो अदर सिद्दीक साहब से, क्योंकि वो जो हमारे दोस्त हैं शाकिर एवान साहब, वो क्योंकि कवर करते हैं ज़्यादातर कोर्ट्स को, तो वहाँ उनको ये खबर मिली अदर सिद्दीक साहब के ज़रिए से और उन्होंने फिर इस खबर को ऐसे दिया कि उन्हें उम्रे जाने से रोक दिया गया। तो एक्चुअली उन्होंने उसको ऐसे लिया कि उम्रे पे जाने से रोक दिया गया। तो मेरी अभी टिकट जो है वो चंद दिन बाद की है और आज अदर सिद्दीक साहब ने हाई कोर्ट में एक रिट फाइल की है, मेरी तरफ से एक पटिशन डाली है और उस पटिशन के अंदर ये कहा गया है कि उम्रे की अदायगी के लिए जाना चाहते हैं। कोई मुकदमा है नहीं, 2 दर्जन मुकदमात मैंने तकरीबन लड़के ख़त्म किए हैं। एक आखिरी FIA का मुकदमा था, वो मुकदमा भी ज़मानत कन्फर्म हो गई, उसका भी कोई सर पैर नहीं निकला, तौहीन IG पंजाब का माशाल्लाह से। तो अब ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं जिस पे रोका जाए। बहरहाल सुबह देखते हैं कि अदालत ने अभी आज टाइम दे दिया। उन्होंने कहा जी कल आप आ जाएं, आज केस की सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि और बड़े अहम केसेस लगे हुए थे। अच्छा, तो अब कल सुबह का टाइम है, जाके देखेंगे आपके तमाम चाहने वालों को इंशाल्लाह, आपके तमाम चाहने वालों को बशमूल तारिक मतीन
आपके तमाम चाहने वालों को ये यकीन था कि 4.5 महीने के अरसे में आपको सच्चा प्यार मिल चुका। जिन्होंने सच्चा प्यार दिया उन्हें यकीन नहीं है कि आपको सच्चा प्यार मिल चुका। भाईजान, प्यार जो होता है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, वो लिमिटलेस होता है। प्यार जो होता है, फिर आप उसको देखें, कुछ चीज़ें जिनको आप तोल नहीं सकते। मुझे 5 किलो दुख है, आप ये नहीं कह सकते। आप ये नहीं कहते मुझे 2 शेर जो है वो प्यार है, या 15 मीटर तक मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। ये चीज़ें जो है, ये पैमाइशों से बाहर वाली चीज़ें हैं भाई। सही। तो मुझे ये बताइए कि प्लान क्या था कि जाते वापस आके इंशाल्लाह शुरू करते, और अब अगर इस प्लान में अल्लाह ना करे इंशाल्लाह, वो जो कहते हैं कि ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, जिसका बुलावा होता है वो जाता है। अल्लाह को जब मंजूर, जाहिर है कि वहाँ हाजिरी हो जाएगी। तो अगर नहीं होती तो फिर प्लान क्या है? हाँ जी, दोनों सूरतों में ये है ना, मैं उम्रा करके मैंने सोचा था कि मैं अपना वीलॉग शुरू करूंगा। मेरे रब को मंजूर होगा तो वो मुझे बुला लेगा, मैं जाऊंगा, उम्रे की अदायगी करूंगा, सआदत हासिल करूंगा, वापस आऊंगा, अपना काम शुरू करूंगा। उम्रा मुकम्मल करने के बाद 3 दिन में मैंने अपना उम्रा करना है इंशाल्लाह। फैमिली मेरी जो है वो दे विल टेक टाइम, वो थोड़ा रहेंगे, वो उम्रा अपना मुकम्मल करेंगे और दिन मदीना मुनव्वरा में भी गुजारेंगे और कुछ ज़ियारतें भी करेंगे। तो वो उनको वहाँ रहना है। मुझे सिर्फ 3 दिन के लिए उम्रा करना है, अल्लाह के घर पे हाज़िरी देनी है और रोज़ा रसूल पे हाज़िरी देनी है। अल्लाह ताला ये सआदत दे। तो दुआ में अल्लाह से कर रहा था कि अल्लाह ताला बुला ले। अगर मैं नहीं जा पाऊंगा और मुझे रोक दिया जाएगा तो फिर मैं अपना काम शुरू करूंगा भाई। फिर अल्लाह की इसी में मर्जी है। फिर 3 दिन बाद क्या, 3 दिन पहले काम शुरू कर देंगे, और क्या होगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए इंशाल्लाह। कि अब जबकि ये आपने बता दिया था उस रोज भी जब आप मियां अली इशफाक के सामने बैठे थे कि इसको टाकी शाकी मार लिए और ये करना ही है, और जाहिर है कि ये हाँ जी, पहले भी किया है, पहली अब भी रिकॉर्डिंग हो रही है करेंगे। आपके साथ। सही। तो अदालत में तो पुलिस ने ये बताया था कि हमें किसी मुकदमे में मतलूब नहीं है इमरान रियाज खान, और अपने इस प्यारे मुल्क से हम मोहब्बत करते हैं, सारे पाकिस्तानी मोहब्बत करते हैं। तो ना कभी पहले कोई कानून तोड़ा है, ना आइंदा तोड़ेंगे इंशाल्लाह, और हम कानून पर अमल दरामद करने वाले शहरी हैं। ये बताइए कि अब जब आप ये शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, तो जाहिर है कि फैमिली है, वालदा हैं, अहलियां हैं, वालिद हैं, क्या कहते हैं ये तमाम लोग? तारिक भाई, वो कहते ही नहीं कुछ। वो उनको पता है सब कुछ और उनको हर चीज़ का आइडिया है। यानी मैं यही काम करता हूँ ना तारिक भाई, अब मैं कोई और काम तो नहीं करता। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे जर्नलिज्म ही करना है। ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरा लाइफस्टाइल है। मैं इतने दिन नहीं कर पाया, उनको मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा है। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ये है कि मैं इंटरनेशनल इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ करता था, आपको याद होगा। स्पेशल में और फ़लस्तीन में जो भी कुछ होता था, गज़ा मेरा सब्जेक्ट था। मैंने अज़रबैजान पे, आर्मीनिया पे, रूस और यूक्रेन पे और अफ़गानिस्तान पे, इवन जो हमारा पूरा ये ख़ित्ता है, मुख्तलिफ़ रीजन्स पे जो ग्रुपिंग्स हैं उन पे मैंने बहुत स्टोरीज़ की हैं, इंटरनेशनल स्टोरीज़। मैं इन पे काम करता था। दिन में एक स्टोरी मैं लोकल करता था और एक वो करता था। तो मुझे बड़ा दुख जो है वो इस बात का है, और मैं इसको शिद्दत से महसूस करता रहा कि इस मरतबा जो भी फ़लस्तीन में, गाज़ा में हो रहा है, मैं इस कंडीशन में नहीं हूं कि मैं उस पर काम कर पाऊं। और मेरे घर वाले इस तकलीफ़ को महसूस करते थे। उनको आइडिया था कि ये बोल नहीं पा रहा, इसकी वजह से ये तंग भी हो रहा है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सेहत देने वाला है। वो आपको वापस सेहत भी वही देता है, मदद भी वही करता है, हौसला और हिम्मत भी वही देता है, वही पालता है, वही हिफाजत करता है। तो उसकी बड़ी मेहरबानी है। तो मैं कर पाऊंगा इंशाल्लाह। और अब मैं जब कर पाऊंगा तो फिर मुझे करना चाहिए, मुझे यही काम आता है। तारिक भाई देखिए, आप जो काम करते हैं पिछली लगभग 2 दहाइयों से, आप उसको छोड़ तो नहीं सकते। तो फिर कैसे हो सकता है? ये तो बड़ी ऑब्वियस चीज़ है। आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप इसको समझ सकते हैं। होता है बाज़ औक़ात हमारा बोला हुआ लोगों को पसंद आता है, बाज़ औक़ात नहीं आता। आजकल नवाज शरीफ साहब बड़े बदमज़ा हैं जो बात मैं कर रहा हूँ। हो सकता है कल
मेरी किसी बात पे तहरीक इंसाफ के लोग भी बदमज़ा हो जाएं, बहुत मुमकिन है। और एक दौर था जब नवाज शरीफ साहब मेरी बात पे बदमज़ा नहीं होते थे, खुश होते थे। इसी तरह मुख्तलिफ ताकतवर और कमज़ोर लोग जो हैं वो अपने अपने तौर पे रिएक्शन देते हैं अपने अपने तरीके से। तो हम काम तो करते रहते हैं ना भाई। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी तो स्टोरीज पर जो पाकिस्तान में जर्नलिस्ट इसराइल की तरफ से हेडलाइंस में आया, प्रोबेबली आप वाहिद हैं कि जिसका नाम आया कि ये आवाज उठाता है। हाँ, उनका एक मुझे नाम मेरे जहन से निकल गया। उनका एक बहुत पुराना 200 साल लगभग पुराना उनका एक जरीदा है, बहुत ही पुराना है, उनका कदीम है। मुझे एग्जैक्टली 200 साल मैंने बोल दिया, लेकिन मुझे अभी भी, क्योंकि ये पुरानी बात है, मुझे याद नहीं है। लेकिन उन्होंने ये बाकायदा मेंशन किया था कि ये आदमी हमारे मफाद के ख़िलाफ़ है पाकिस्तान में, और ये हम पे स्टोरीज़ करता है। उसकी वजह से मेरा केस भी बना था, मैंने उस केस को लड़ा था वहाँ पे यूट्यूब पे, और वो करते कराते फिर मेरा चैनल बंद हुआ, फिर वापस खुला। इसको फेस किया मैंने, मुझे याद है। सही। इमरान, इलेक्शन अब जब आप इंशाल्लाह बोल रहे होंगे तो हम इलेक्शन से हफ्ता दूर होंगे। जिस तरह का इस वक्त इलेक्शन होने जा रहा है, जिस तरह की प्री पोल रिगिंग की सूरत हाल है, उस सूरत हाल में अब तो वो तमाम लोग जिन्हें हम देखते थे कि वो मियां नवाज शरीफ के हक में आवाज उठाते थे, वो भी बोलना शुरू हो गए कि ऐसे इलेक्शन का क्या फायदा। तो ये इलेक्शन, जो इलेक्शन से पहले की सिचुएशन है, ये कैसी है? ये मैं आपको बताता हूं कि ये लोगों की हालत क्या है, जो लोग अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि क्या फ़ायदा। यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी सपोर्ट की, पूरी की पूरी सपोर्ट की मियां नवाज शरीफ साहब को और पीडीएम को वापस मुतहर्रिक करने में, उनमें जान डालने में, उनकी गलत चीज़ों को दुरुस्त साबित करने में। यानी ये वो लोग हैं जिनको 55 रुपए किलो आटा जो है उसके ऊपर गश आते थे, गश आते थे। ये सड़कों पे मारे मारे फिरते थे माइक लेके, गरीब आदमी के मुंह के अंदर माइक तुन के ये पूछते थे कि मजा आ रहा तब्दीली दा। 55 रुपए किलो आटे के ऊपर इन्होंने जीना हराम कर दिया था। और अब कितने रुपए किलो है तारिक भाई? अब ये 125 रुपए किलो से ऊपर है। तो ये इनको सस्ता लग रहा है। एक्चुअली आटा सस्ता नहीं लग रहा है इनको, ये खुद बहुत सस्ते थे, बहुत हल्के थे। लेकिन मैं यानी हैरान हो रहा हूं कि ये इस वक्त जिस लेवल का प्लेइंग फील्ड मिला है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को, वो ये लेवल तक चला गया कि इन लोगों को भी बोलना पड़ गया। एक दो चार जो है ना, वो आप निकाल दें एक्सेप्शंस, वो तो बस बहुत किसी और नेक्स्ट लेवल पे ही पहुंच गए हैं। वो कह रहे हैं अभी भी और मारो, और मारो, और मारो, दफन ही कर दो। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं उनको भी अब शर्म आना शुरू हो गई है कि यार एक लेवल होता है, इससे आगे तो नहीं जाना चाहिए मामला। यानी नवाज शरीफ को सहूलतकारी ठीक है, मिल जाती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, लेकिन इस लेवल का नवाज शरीफ के लिए ये निज़ाम जिस हद तक पहुंच गया है, अगर नवाज शरीफ की सियासत का अंजाम ये है ना यार तारिक भाई, सीरियसली देखें, यू आर जर्नलिस्ट, आप ये चाहेंगे कि आपके जर्नलिज्म का, जब आप अपनी बुजुर्गी की उम्र में पहुंचे हैं और आप अपनी जर्नलिज्म कर रहे हैं और आपको लगे मैं अपने आखिरी इनिंग या आखिरी मैचेस खेल रहा हूं अपनी जर्नलिज्म के, तो आप ये सोचेंगे कि मैं अच्छे नोट पे इसका इख्तिताम करूं, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए आखिरी मैचेस में कम से कम। नवाज शरीफ ऐसा लगता है कि अपनी सियासी इनिंग का आखिरी मैच खेल रहे हैं, या सियासी इनिंग के आखिर में है, बिल्कुल एंड पे है, आखिरी बारी उनकी लगी हुई है। अब 75 साल के बाद कोई 80-85 साल में तो नहीं, पाकिस्तान में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रहेगी, उनके बच्चे आ जाएंगे, उन्होंने भी बनना है आगे, या बाकी लोग आ जाएंगे। तो ये कोई अच्छा इख्तिताम नहीं है नवाज शरीफ साहब का, अनफॉर्चुनेटली। जो आदमी 3 दफ़ा मुल्क का वजीर आज़म रहा, जिस आदमी को उसके दौर के अंदर हालांकि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कहते थे कि नवाज शरीफ का कोई रोल नहीं है, पीपल्स पार्टी कहती थी कि नवाज शरीफ का कोई रोल नहीं है, और बहुत सारे और सीनियर लोग जो उस दौर में मौजूद थे उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का कोई रोल नहीं है एटमी धमाकों में, ये सिर्फ उस वक्त वजीर आज़म पाकिस्तान थे, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी आप ये देख लें कि जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना, उस वक्त नवाज शरीफ, कुछ भी आप कहें, वो वजीर आज़म पाकिस्तान थे। 3 मरतबा वो इस मुल्क के वजीर आज़म बनाए गए, 3 मरतबा बनाए गए।
और ये शख्स का अगर ये अंजाम है ना सियासत का कि आज लोग उन्हें मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। इनका ससुराल है मोनी रोड लाहौर में। इनका जो ससुराल है वो उनके रिश्तेदार हैं वो मोनी रोड लाहौर वाले जो हैं। तो वहां पे जितने तगड़े होते थे आप सोच भी नहीं सकते। वहां नवाज शरीफ साहब की रैली का जो पोस्टमार्टम किया है लाहौर के रिपोर्टर्स ने और जिस तरह की वीडियोज उन्होंने लगाई है और जो चीजें उन्होंने दिखाई हैं, यानी ये एक इबरतनाक सियासी सूरत हाल है एक ऐसे आदमी की जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुका है। बच्चे वहाँ पे मुझे लोकल्स ने बताया और वहाँ जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने बताया कि बच्चे चोर चोर की आवाज़ें लगा रहे थे। वहाँ से छतों से कोई लगा के भाग जाता था, कोई लगा के गली में भाग जाता था। ये सिचुएशन पैदा हो चुकी है कि नवाज शरीफ जाएं और लोग आगे से ये करें। वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी डिसअपॉइंटिंग। और नवाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए था कि क्या उनकी सियासत का ये अंजाम होना चाहिए? क्या वो ये डिजर्व करते थे? क्या 40-45 साल गुजार के इस फील्ड के अंदर इस रुसवाई के साथ उन्होंने इख्तिताम की जानिब बढ़ना था? वो अपने बच्चों और ख़ानदान के लिए क्या नाम छोड़कर जा रहे हैं? इंतहाई अफसोसनाक। ठीक। हमने मियां नवाज शरीफ की जेल में शहजाद इकबाल को, मुजीबुर रहमान शामी साहब को, अजमल जामी को, इन लोगों को जाते हुए मियां नवाज शरीफ से, मरियम नवाज शरीफ से बात करते हुए वापस बाहर आकर सवाल जवाब बताते हुए, इंटरव्यू रिपोर्ट करते हुए देखा। सोहेल वड़ाइच साहब, दीगर ढेरों जर्नलिस्ट जाकर इनसे मुलाकात करके आए थे। नवाज शरीफ की जेल में जहां वो मेन्यू भी डिसाइड करते थे, मुलाकाती भी डिसाइड करते थे, और इमरान खान की जेल में कोई तकाबुल है ही नहीं। लेकिन इमरान खान की जेल, ये तो कहते थे 3 दिन नहीं निकालेगा। देखिए, मैं आपको एक दो चीज़ें इमरान खान की बता देता हूं क्योंकि अब बात आपने छेड़ दी है। मुझे ऐसा लगा कि इमरान खान घेर घार के इनको वहीं ले गया जहां वो इनको लाना चाहता था। इमरान खान ने, मुझे ऐसा लगा कि सिस्टम को डिसीव कर दिया है। सिस्टम को ऐसा धोखा दिया कि सिस्टम को समझ ही नहीं आई कि ये मेरे साथ हुआ क्या। वो ये साबित करने में या ये प्रिटेंड, यानी इनको ये बावर करवाने में, आसान लफ्जों में कहूं तो वो ये कामयाब हो गया कि मुझे गिरफ्तारी से डर लगता है। सही। यानी उसने ये साबित किया कि मुझे गिरफ्तारी से डर लगता है और सिस्टम ने इस पे बिलीव कर लिया और वो वहीं ले गया सिस्टम को जहां पे वो लेकर जाना चाहता था इमरान खान। अब इमरान खान गिरफ्तार है, कोई गलती कर नहीं सकता। वजह यह है कि बाहर होगा तो गलती करेगा ना। अगर 5-7 हज़ार जुमले बोलेगा, बीच में तो 2-4 जुमले गलत होंगे तो उसके ऊपर तनकीद होगी ना। वो है ही नहीं, गलती कहां करेगा। दूसरा, उसको किसी कंपेन की जरूरत ही नहीं है। विक्टिम वो बन चुका है, मैक्सिमम चीजें वो बोलकर चला गया है। मेरे ख्याल में इमरान खान घेर घार के सिस्टम को वहीं ले गया जहां वो लेकर जाना चाहता था। ये उसका ग्राउंड था। उसकी गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन उसको छोड़ना कैसे है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि केसेस तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि केसेस की नौइयत क्या है और ये केसेस की अहमियत क्या होती है या इनकी हैसियत क्या होती है। तो अब वो इमरान खान कैद में है जिसके बारे में ये परसेप्शन बन गया कि वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन नहीं गुजार सकेगा। वो अंदर रहता भी है और उसकी क्लास भी नवाज शरीफ से बहुत मुश्किल वाली है। नवाज शरीफ को तो बड़ी ज़बरदस्त क्लास मिली थी। नवाज शरीफ साहब के सामने लिस्ट आती थी, उस पर वो टिक करते थे जिसको मैंने मिलना और जिसको नहीं मिलना। डू यू नो, अगर आप रब्ता करें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों से तो वो नवाज शरीफ को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले रिकॉर्ड दे देंगे कि दुनिया की तारीख में सबसे ज़्यादा सियासी मुलाकातें अगर किसी कैदी ने की हैं तो वो नवाज शरीफ है। मैं आपको रीज़न दे देता हूं ना, तकरीबन 20 के करीब एवरेज बन रही थी जब हमने उस दौर में हिसाब किताब लगाया था, जब इनका रिकॉर्ड आया था जेल का। मुझे ये बात बताई हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने। उन्होंने कहा जिस दिन मैं मिलने के लिए गया उस दिन कुछ 14 लोग थे जो नवाज शरीफ साहब से मिल रहे थे। एक मेन चेयर लगी थी, चेयरमैन चेयर, उस पर नवाज शरीफ साहब तशरीफ रखते थे और सामने दोनों तरफ एक इस रो में चेयर्स लगी हुई थी और इस रो में लगी हुई थी और उन चेयर्स के ऊपर सारे सहाफ़ी और बाकी लोग बैठे और वहाँ एक मीटिंग हुई। तो नवाज शरीफ साहब इस तरह शॉर्ट लिस्ट करते थे, लोगों को मिलते थे। तो क्या इमरान खान साहब मिल सकते हैं? और नवाज शरीफ साहब की क्लास बहुत बेहतर थी, क्या इमरान खान की है?
नवाज शरीफ के ऊपर जो मुकदमा था वो उनकी अपनी उस जायदाद का था जिसका वो हिसाब किताब नहीं दे पा रहे, और वो तारीख रकम तो करना चाहते हैं, रकम वापस नहीं करना ये एक चाहते। बड़ा कमाल जुमला है। ये वो जुमला है जो वो होता है ना, जब उसकी बाकायदा ग्राफिक्स बनती हैं और वो जुमला चलता है उसके बाद। तो तारीख रकम करना चाहते हैं, रकम वापस नहीं करना चाहते। एक्चुअली उनका वो ये प्रॉब्लम था, एक आधा मुकदमा था। इमरान खान के ऊपर 200 से ज्यादा मुकदमात रिपोर्ट हुए हैं। अब दोनों में फर्क तो बहुत है ना भाई, बहुत जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत लाडले रहे हमेशा, बड़े कमाल तरीके से उन्होंने लाड और नाज के साथ अपना टाइम गुजारा, जेल में भी बाहर भी। शहबाज शरीफ की तो मैंने इवन मेन्यू की वो पर्चियाँ देखी हैं, यानी सुबह नाश्ते के वक्त वो पर्ची बनाते थे कि दोपहर में क्या खाना है, दोपहर को बनाते थे रात में क्या खाना है। तारिक भाई आपको नाश्ता बंदा करवा देना तो आपको कहें कि यहाँ लिखें आपने दोपहर को क्या खाना है, आप कहेंगे दोपहर को बताऊंगा। जब बंदे का पेट भरा हुआ हो तो बंदा नहीं बता सकता अगले टाइम का खाना, या बता सकते हैं आप? हाँ, उस वक्त आवाजार होता है बंदा। हाँ तो मियाँ साहब बताते थे उस वक्त कि अगले टाइम मैंने क्या खाना है। शहबाज शरीफ साहब, मैंने वो सेल जो है ना उनके बारे में सुना है और मैंने देखे भी हैं, मुझे आइडिया है। मैं जर्नलिस्ट हूँ ना, मैं भी डिग आउट करता था चीज़ें। ये बहुत बेहतर हालात में रहे हैं, ये सोच भी नहीं सकते जो हालात इमरान खान ने गुजारे हैं या वो गुजार रहे हैं, ये लोग सोच भी नहीं सकते उनके बारे में। उनको गुजारना तो बहुत दूर की बात है। ये जो काल कोठरी जिसको कहते हैं ना, वो जिस कमरे में मैं बैठा हूँ उससे ज़्यादा बेहतर जगह होती है। ठीक। अच्छा, मुझे हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिर में दो चीज़ें और पूछनी है। एक मुझे ये बताइए, एक गोल है जो हर मुल्क का होता है कि इलेक्शन के बाद मूव फॉरवर्ड होगा, वे फॉरवर्ड होगा, चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज। इस इलेक्शन के नतीजे में सभी कह रहे हैं कि जो गोल है वो अचीव हो ही नहीं सकता। ये आपको कितना मुमकिन नजर आता है? देखिए, स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि निज़ाम ये सोच रहा है कि स्टेबिलिटी आएगी इलेक्शन के बाद, जो भी गवर्नमेंट बने, जैसे ही इकोनॉमी ठीक होगी पॉलिटिकली स्टेबल हो जाएगा मुल्क। लेकिन ये फार्मूला पूरी दुनिया में कहीं पे भी कामयाब होता नहीं है। फार्मूला ये है कि पॉलिटिकली स्टेबल होने के बाद मुल्क माशी तौर पे स्टेबल हो जाता है। फार्मूला एक्चुअली ये है। देखें, मुझे बताएं इंग्लैंड पॉलिटिकली कितना डिस्टेबलाइज्ड रहा कोविड के दिनों में, और उसके बाद उनके 3-4 वज़ीर आज़म मेरे ख्याल में फारिग हो गए थे ऊपर नीचे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहां पे नहीं थी, उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी को भी डेंट पड़ा है इंग्लैंड की। लेकिन उनकी इकोनॉमी बहुत स्टेबल और बड़ी मजबूत इकोनॉमी है, तो उस इकोनॉमी के साथ भी उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं हो रही थी। तो इकोनॉमी जो है वो कभी भी पॉलिटिकल हालात को इस्तेहकाम नहीं देती। जो सियासी इस्तेहकाम है वो आपकी इकोनॉमी को इस्तेहकाम देता है, ये है फॉर्मूला। तो ये वाइस वर्सा, या इसको आप उल्टा नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा। अब अगर इन इलेक्शंस के नतीजे में इस्तेहकाम आ जाता है, ठहराव आ जाता है, लोगों को कॉन्फिडेंस वापस बहाल हो जाता है, सरमायादार जो है वो पाकिस्तान में वापस आना चाहता है, हुनरमंद नौजवान जो हैं वो अपना हुनर पाकिस्तान में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर तो भाई पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इन इलेक्शंस के बाद लोगों को सिस्टम के ऊपर से एतमाद मजीद उनका उठ गया, लोगों में मायूसी ज़्यादा फैल गई, लोगों का कॉन्फिडेंस चला गया, तो फिर हम तरस जाएंगे। क्योंकि ये 5 साल के लिए जो गवर्नमेंट आएगी, जो भी आएगी, अब पता नहीं चलती है या नहीं चलती, लेकिन जो भी गवर्नमेंट आएगी वो एटलीस्ट आईने पाकिस्तान के मुताबिक तो 5 साल के लिए आएगी। अगर खुदा ना खास्ता लोगों ने इस इलेक्शन को रद्द किया या उन्होंने ये सोच लिया कि ये ज्यादती हुई है और इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, तो फिर स्टेबिलिटी के लिए हम तरसते रहेंगे भाई। ठीक। आखिरी सवाल, मैं जब आपसे बीच में 2 बार मिला, एक बार हम सब दोस्त मौजूद थे, एक बार मैं और आप 6-7 घंटे के लिए मौजूद थे। बड़ी मजेदार मुलाकात थी। पहली बार जब हम मिले ना तो हम सब रोए थे, क्योंकि बोलने में जो तकलीफ हमने देखी थी वो बेतहाशा थी। फिर उसके बाद मैं और आप मिले तो वो बहुत कम थी। फिर हमने आपका मियां अली अशफाक के साथ पॉडकास्ट देखा तो कुछ 10% रिकवरी बाकी थी। अब मुझे जो बार बार एक मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर आ रही है, वो तमाम चीज़ें याद कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ बोलते हुए ना लब मिलते हैं, तो पाकिस्तान बोलते हुए लब मिलते हैं, मेरा बोलते हुए, मीम बोलते हुए लब मिलते हैं। तो वहाँ मुझे आपके बोलने में तकलीफ बाकी नजर आ रही थी। इस तकलीफ से रिकवरी कैसे हुई?
किन चीजों के पढ़ने से, किन एक्सरसाइजेस के करने से रिकवरी हुई? मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं। मैं जुनूनी किस्म का आदमी हूँ भाई, मुझे लगा मुझे बोलना चाहिए, वरना मेरे दोस्त मुझे डरा रहे थे कि आप 1 साल नहीं बोल सकते। कुछ ये चाह भी रहे थे कि मैं ना ही बोलूँ, उन्हें लगता था नहीं बोलेगा तो इधर तो रहेगा। तो मैंने उन्हें कहा यार मेरा मुल्क है, मेरे लोग हैं, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे ख्याल में मुझे लोगों को कॉन्फिडेंस देना है, मुझे लोगों को एतमाद देना है कि कुछ नहीं हुआ, आगे बढ़ो यार, अपना मुल्क है और इसको ओन करो, इस मुल्क को, यहाँ पे काम करो। ये मेरे लिए बड़ा आसान फैसला है कि मैं इस मुल्क से चला जाऊं। आपको नहीं लगता मुझे लोगों ने ये बात कही होगी? मैंने तो आने के बाद सिर्फ ये पूछा कि पैसे बचे कितने, उनसे मैंने खरीद लिया जो जो कुछ मैं ले सकता था। मैंने कहा ना होंगे पैसे ना मैं जाने का सोचूंगा। तो बात यह है, या मुझे कोई मशवरा भी नहीं देगा, क्योंकि मशवरा देने वाले तो बहुत होते हैं। तो अब मामला यह है कि मैंने यहीं पे रहना है, यहीं पे काम करना है, ये मेरा मुल्क है, इसको मैं नहीं छोड़ के जा सकता हूं, ऐसे जा नहीं सकता हूं, और ना मेरा दिल करता है जाने को। यानी मैं जानता हूं ना, जो लोग पाकिस्तान से चले गए या पाकिस्तान नहीं आ सकते, वो लोग किस तकलीफ में होते हैं, हमें उसका अंदाज़ा होता है। बोलने में मैंने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, और अल्लाह ताला ने मदद की। मैं आपको भी बता देता हूँ, कुरान मजीद बड़ी हेल्प करता है जी बोलने में। मैं एक तो मेरा बिलीव था कि जिसने पहले बोलना सिखाया वो फिर बोलना सिखाएगा, मैं कौन सा बोलता हुआ पैदा हुआ था। तो मैंने, कुरान मजीद ने बड़ी हेल्प की, मैं उसको पढ़ता था ऊंची आवाज़ में। दूसरा, मैं कुछ थेरेपीज़ हैं वो करता था, शीशे के सामने खड़ा होकर बोलता था। कुछ स्क्रिप्ट में ले लेता था, उनको मैं पढ़ता था बार बार। फिर उसके अलावा कुछ बहुत अजीब चीज़ें भी हैं। यानी मुझे जर्मनी में एक डॉक्टर है, उन्होंने कहा स्पेंड योर टाइम विद द हॉर्सेज एंड डॉग्स, इट विल हेल्प यू। मैंने कहा जी ये क्या है? उन्होंने मेरे को डॉक्यूमेंट्रीज भेजी, उन्होंने कहा इनको देखें आप, ये थेरेपी करते हैं और ये और वो। मैंने वो भी ट्राई किया, तो मुझे घोड़ों से वैसे ही प्यार हो गया। घोड़ा वैसे ही बहुत प्यारा जानवर है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद था, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसका जिक्र भी किया है। मेरे पीछे आपको एक फ़ोटो भी नज़र आ रहा है घोड़ों का। मुझे वैसे भी पहले भी पसंद थे, तो मुझे और ज़्यादा पसंद आ गए। तो मैं हर चीज़ ही प्रैक्टिस करता रहा हूँ तारिक भाई, जो जो मुझे समझ आती रही, जो कुछ मुझे जो कहता रहा। लोगों ने दुआएं बताई पढ़ने के लिए, मैं वो दुआएं भी पढ़ता रहा। लोग ये बताते थे ये वाला पढ़ के इस पानी पे दम करके पियो, मैं वो भी करता रहा। मेरी बेगम भी मुझे पढ़ पढ़ के कुछ पिलाती रही, मैं वो भी पीता रहा। माँ जी मेरे लिए दुआएं करती रही, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरे घर वाले सारे। तो माँ बाप तो यार ख़ास तौर पे तारिक भाई, मुझे जो अफसोस रहेगा ना वो बहुत ज़्यादा ये है कि हम लोग तो झील जाते हैं चीज़ें, लेकिन अम्मी अब्बू के लिए इट वाज डिफ़िकल्ट, उनके लिए बहुत मुश्किल था। मेरी औलाद है तो मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ, बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। यानी मैं सारी उम्र अगर अपने आप को ब्लेम कर सकता हूँ किसी चीज़ के लिए ज़्यादा, तो वो ये है कि मैंने उन्हें बहुत तकलीफ़ दी इस बीच में। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। आमीन, और अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। और मैं अब इसको इख्तिताम करते हैं इसका, यहाँ पर आपके लिए भी और पूरे पाकिस्तान के लिए भी, अपने लिए भी एक दुआ और एक अज़्म के मैं अपने ख्वाब से कटकर जीऊँ तो मेरे खुदा उजाड़ दे, मेरी हस्ती को दरबदर कर दे, मेरी शनाख्त मेरा आखिरी हवाला है, सो मैं रहूँ ना रहूँ इसको मोतबर कर दे। आमीन। इमरान, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह भाई, अस्सलाम वालेकुम।